हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव मेहता लेके आ गया हूं आप लोगों के कमेंट करने के बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो टॉपिक नीचे कमेंट में राइट डाउन कर दीजिए और मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा। आपके बायोलॉजी के हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए सर्वोत्तम बायोलॉजी क्लासेस नाम का यह यूट्यूब चैनल प्रतिबद्ध है और आगे भी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये ऐसे लॉज हैं, ऐसे 3 लॉ दिया था मेंडल ने। उन टॉपिक्स में हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, इसलिए हमने 2 लॉ को पहले पढ़ लिया और चूंकि बोर्ड हमारा पूरा भर गया था तो इसीलिए मैंने सोचा है कि तीसरे लॉ के लिए एक सेपरेट सा वीडियो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर बना दूंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। इनको ऐसे जी जे मेंडल भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे हमेशा इसके नाम के साथ कंफ्यूज करते हैं मेंडलीव के नाम के साथ, लेकिन मेंडलीव अलग है, वो केमिस्ट्री में है और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो बायो में है, ठीक है। बायो का एक फील्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है तो इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी ऐसे सिंपल वन वर्ड डेफिनेशन अगर बताना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो बायो की उस ब्रांच का नाम हो जाता है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जिसको कहते हैं। तो जेनेटिक्स के फादर या कह लीजिए आनुवांशिकी के फादर जो है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑब्जेक्टिव है, बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल भैया को हम लोगों ने फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम क्यों दिया, तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजंस क्या है कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे किए थे तो गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी क्या होता है, ठीक है। तो गार्डन पी मटर का ही पौधा, उद्यान मटर कहते हैं इसको हिंदी में, और इसका साइंटिफिक नेम हो गया पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम नामक पौधे के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर मेंडल भैया ने, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल भैया ने 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक यानी टोटल 7 इयर्स तक उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बाबू, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। अब आगे पढ़ते हैं। तो इन 7 सालों में उन्होंने, 7 इयर्स में उन्होंने क्या किया, तो मेंडल ने चुना 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, 7 जोड़ा कैरेक्टर चुना, ठीक है। 7 जोड़ा कैरेक्टर से हम लोग समझेंगे टोटल 14 ट्रेड्स, 14 प्रकार के गुणों को चुना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 7 कैरेक्टर कौन कौन से लिए, तो एक कैरेक्टर लिया स्टेम हाइट, दूसरा कैरेक्टर लिया फ्लावर कलर, तीसरा लिया फ्लावर पोजीशन, चौथा लिया पॉड शेप, पांचवा लिया पॉड कलर, छठा लिया सीड शेप और सातवां लिया सीड कलर। एनसीईआरटी का ही ये चार्ट है जिसको मैंने यहाँ पर बना रखा है। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर के वेराइटी को बोलते हैं ट्रेट। तो मेंडल ने जिनको चुना था उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर को लिया था और हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट्स लिए थे, तो इसी कारण से हमने लिखा यहाँ पे मेंडल ने टोटल 14 ट्रेट्स को चुना था, यानी 14 वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स को चुना था। कौन कौन से थे, तो स्टेम हाइट का 2 ऑप्शन था, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, पौधा या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। फ्लावर कलर भी उन्होंने 2 वेराइटी का लिया था, या तो वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। फ्लावर का रंग जो होगा वो या तो वायलेट कलर का होगा या तो व्हाइट कलर का होगा। फ्लावर का पोजीशन जो था वो तो या तो पौधों में एक्सियल था, एक्सिस पे था, या टर्मिनल था, ठीक है भाई। फिर पॉड शेप भी उन्होंने 2 टाइप का लिया, 2 वेराइटी का लिया, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब होता है सिकुड़ा हुआ और इन्फ्लेटेड मतलब होता है फूला हुआ। फिर उसके बाद पॉड का कलर भी उन्होंने 2 लिया, एक ग्रीन कलर का जो कि डोमिनेंट था और ये येलो कलर का जो कि रिसेसिव था। डोमिनेंट और रिसेसिव को भी समझेंगे आगे चल के। सीड शेप लिया, सीड शेप या तो राउंड था एक डोमिनेंट वाला और रिंकल्ड था रिसेसिव वाला। सीड कलर भी लिया उन्होंने येलो कलर और ग्रीन कलर। हमने ये वाला जितना भी लिखा है ये सब के सब जो है डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, यानी ऐसे ट्रेट्स हैं जो अपने आप को हर कंडीशन में, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते थे। लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कहना चाहो तो कह सकते हो कि ये लोग इंट्रोवर्ट है, अपनों के साथ ही एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। चलिए इधर आते हैं।
तो मेंडल ने चूंकि टोटल 3 नियम दिए थे, 3 में से जो सबसे पहला नियम था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है भाई वो भी देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने जो बातें बोली थी सिर्फ वो ही है और सेम टू सेम है, थोड़ा मोड़ा चेंज आता है। एनसीईआरटी ने जो जिक्र कर रखा है हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे और बहुत ही छोटे से वीडियो में, शॉर्ट से वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस कह लीजिए, तो इस लॉ में क्या कहा गया, मेंडल भैया ने इसमें क्या बताया था। तो मेंडल भैया ने पहले नियम में ये बोला कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, कोई भी गुण जो होता है, आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल भैया ने बताया कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो फैक्टर कर रहा है। फैक्टर क्या भाई, कोई खास चीज है जो गुणों को नियंत्रित करती है, ऐसा मेंडल ने कहा। फिर उन्होंने बताया कि फैक्टर जो है, यानी कि कैरेक्टर जो फैक्टर जो होता है वो हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। ये जो फैक्टर है जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये फैक्टर हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। या तो सिमिलर पेयर होगा या तो डिससिमिलर पेयर होगा। और अगर इन डिससिमिलर पेयर की बात करें, अगर गलती से हमें ऐसा कोई मिला जिसमें डिससिमिलर पेयर है, तो डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में से एक मेंबर ऐसा होगा जो डोमिनेंट होगा और एक मेंबर ऐसा होगा जो रिसेसिव होगा। मेंडल भैया ने क्या बोला कि जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, तो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर। ठीक है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर। मेंडल भैया ने इन्होंने कहा था ये। फिर क्या बोला भाई कि मेंडल भैया ने ये बता तो दिया कि चलो ठीक है कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर, लेकिन साथ में बोला कि फैक्टर में अगर सिमिलर पेयर है तो कोई बात नहीं, और अगर डिससिमिलर पेयर है तो उसमें से एक मेंबर डोमिनेंट रहेगा और दूसरा मेंबर रिसेसिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप इसका कुछ एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन बाद में मिला, उस समय तो मेंडल भैया बोले और चले गए। एक्सेप्शन क्या क्या था, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, और दूसरा था कोडोमिनेंस। ये दोनों ऐसा रूल आया मेंडल के बाद, पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी में इसका नाम आता है। तो मेंडल के बाद ये कुछ ऐसे लॉज आए जिन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, तो पहली बात, फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या बताया गया, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर। ठीक है, वही फैक्टर को आज के समय में जीन कहा जाता है। फिर आगे चल के क्या हुआ भाई, तो मेंडल ने उसी लॉ में बताया कि फैक्टर जो है, फैक्टर हमेशा जोड़ा में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। सिमिलर रहेगा तो कोई बात नहीं, और अगर डिससिमिलर रहेगा तो उसमें से एक डोमिनेंट रहेगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या था, तो सेकेंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बाबू, सेकेंड लॉ का नाम हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिहार बोर्ड इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है और बहुत बार इसने बिहार बोर्ड ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसे डाला था। तो इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या क्या है, तो इसमें उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के निर्माण के दौरान, युग्मकों के निर्माण के दौरान, या कह लो कि रिप्रोड्यूसिंग सेल्स स्पर्म या ओवम जब बनते हैं, तो उसके दौरान द फैक्टर्स, यानी कि यहां पर फैक्टर का मतलब होता है एलील, यानी कि यहां पे बोला ना कि फैक्टर जोड़ा में पाया जाता है, तो जोड़ा में से एक की बात करेंगे तो यहाँ पे एक की बात की जा रही है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर होते हैं, यानी कि एलील होते हैं किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में आते आते सेग्रीगेट कर जाते हैं। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग हो जाना, पृथक्करण, इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो 2 एलील है, दोनों में से एक गैमेट में कोई एक एलील जाएगा, दूसरा गैमेट में दूसरा एलील जाएगा। यही बात बोला कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, युग्मकों के निर्माण के दौरान फैक्टर्स यानी कि एलील्स अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, इस तरह से कि एक गैमेट में कोई एक ही एलील आएगा, 2 में से कोई एक एलील आएगा। एक एलील एक गैमेट में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये दोनों नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ये दोनों के दोनों मेंडल के नियम जो है उसके मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, और बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो। बच्चों ने चूंकि कमेंट किया था कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। बाकी बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्यूचर में कोई और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यह वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अभी
जद्दोजहद कर रहे हैं या कह लीजिए कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।